वेलकम बैक क्लास 10th। तो अब हम इस पार्ट में आगे देखेंगे कि फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन समझ चुके हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरलिंकेज या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे क्या होता है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि चीज़ें जो है वर्ल्ड में कनेक्ट हो रही हैं आपस में पहले से ज़्यादा। और उनके कनेक्शन का रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, लोगों का माइग्रेशन और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत जल्दी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है कि जगह बहुत ज़्यादा जल्दी इंटीग्रेट हो रही हैं, कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से इंटीग्रेट हो रही हैं और आपका इंटरलिंक हो रही हैं ना। अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं जिन्होंने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया है। दैट मीन्स कि आपको ये देखना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किन फैक्टर्स की वजह से बहुत जल्दी से बढ़ी है। सबसे पहले आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी, सिंपल सी बात है। आप अगर आज की बात करो और आज से 150 ईयर्स आगे की पहले की बात करो तो आप देखोगे कि जो टेक्नोलॉजी ने जिस लेवल पर आज लोगों को इंटीग्रेट किया है, इंटरलिंक किया है, जोड़ा है एक दूसरे से, ये सेम चीज़ अगर आप आज से 150 साल पहले 200 साल पहले जाओगे तो इट वाज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि आप अगर देखो टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं, आप बात कर लो शिप्स की, आप बात कर लो एयरप्लेन्स की। ठीक है, तो एयरप्लेन्स आपके एग्जिस्ट नहीं करते थे, शिप्स एग्जिस्ट करती थी, बट उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। तो उसमें टाइम निकल जाता था, मंथ्स बीत जाते थे, ईयर्स बीत जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जब आप पहुंचते हो और उन चीज़ों को जब वापस लेकर जाते हो। ठीक है, फिर आप देखते हो कि कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई है कि पहले के टाइम पर आप लेटर पोस्ट करते थे और आप उसके बाद क्या हुआ कि आपका टेलीग्राम आया। टेलीग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट जो टेलीग्राम आपका फिजिकल लेवल पे, टेलीग्राम ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो आया। फिर आप देखोगे कि रीसेंट फिनोमेना आपका पिछले 30 ईयर्स में आपका इंटरनेट आया। ठीक है, 90s में स्टार्ट हुआ आपका इंटरनेट, देन 2000s में आपका धीरे धीरे सोशल मीडिया आपका आने लगा है ना। आपके कई सारे आप लोगों के बर्थ के पहले जो है कई सारी वेबसाइट चलती थी, ऑर्कुट है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो वहाँ पर भी सोशल मीडिया का स्टार्ट हुआ तो उससे और ज़्यादा लोग कनेक्ट होने लगे। ठीक है, फिर आप देखोगे कि रीसेंट फिनोमेना बढ़ जाएगा 2010s के आसपास, इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें आ जाएंगी और अब इनका बहुत ज़्यादा यूसेज बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इंटरलिंक करने में, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में। क्योंकि आप अगर इंडिया में बैठे हो एंड इफ़ यू वांट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूएस की क्या चल रहा है वहाँ पर, आप तुरंत अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। यूट्यूब चैनल पे यू विल सी कई सारे, आप सर्च करोगे कुछ भी तो यू विल फाइंड हाँ कि यूएस में इस समय न्यूज़ में ये चल रहा है, वहाँ की इस सिटी में ये चल रहा है। आप इंटरनेट पर न्यूज़ एक्सेस कर सकते हो गूगल के थ्रू। तो दिस मीन्स कि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो इन्फॉर्मेशन पहले आपको काफ़ी टाइम बाद मिलती थी वो इन्फॉर्मेशन अब आपको आपकी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी ने इस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन फिर आप दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसने कैसे किया है ग्लोबलाइजेशन को? अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने अभी इसके पहले एक टॉपिक की बात करी थी, चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। ठीक, कि इंडिया में चाइनीज़ टॉयज़ बेचे जा रहे हैं। लेकिन ये रीसेंट फिनोमेना है। आप देखिए 1991 में क्या होता है कि 1991 तक इंडिया में जो इंडिया की इकोनॉमी होती है वो काइंड ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी होती है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, वो यहीं पे कंज्यूम कर लिया जाता है। ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं होती चीज़ें। बट 1991 में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आती है, एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लिबरलाइजेशन, है ना, लिबरलाइजेशन। ठीक है, पी से आपका प्राइवेटाइजेशन एंड जी से आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आप देखोगे कि जो ये है फिनोमेना 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री इंडिया को ओपन किया ताकि ये दूसरी कंट्री से बाहर ट्रेड कर सके, वहाँ से गुड्स आ सके इंडिया में और यहाँ से गुड्स बाहर जा सके। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले एक काइंड ऑफ बैरियर लगा हुआ था आपका कि जो है ट्रेड बाहर नहीं कर सकते थे, या फिर जो प्रोडक्ट होते थे वो आपके इंडिया में ही बनते थे, इंडिया में ही कंज्यूम हो जाते थे। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस नहीं थे, है ना। जैसे अगर हम गाड़ियों की बात करें तो आपके पास एम्बेसडर थी या फिर फिएट कार थी। जो आपकी दूसरी कार्स होती थी वो रिच लोग, वेल्दी लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे अपने खुद के पर्सनल
टैक्स पे, पर्सनल पैसे पे, बट इंडिया में इस तरीके से चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो आप देखोगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद 1991 में इंडिया के बॉर्डर्स को ओपन किया गया ट्रेड के लिए, फॉरेन ट्रेड यहाँ पर इंडिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कई सारी इंपोर्टेड चीज़ें आने लगी, चाइना से भी इंपोर्ट होने लगा चीज़ें, वहाँ पर से आपको चीप क्वालिटी ऑफ चीप प्राइस पर टॉयज़ और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है ना, इन सब चीज़ों की आपकी स्टार्टिंग हो गई एंट्री की, ठीक है। तो आपको ये समझना है। फिर अब आप देखोगे कि जैसे उनकी बढ़ी क्या कहते हैं आपकी इंपोर्ट, तो क्या होता है कि जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं, लोकल जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके वर्क पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था अभी 1991 तक उनके पास जो चीज़ें थी उन्होंने उसी के बेसिस पर लोगों से बिजनेस करते थे, उसी बेसिस पर इंटरेक्ट करते थे। बट जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, बॉर्डर ओपन अप होते हैं, अब उनका कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरेन जो डीलर्स हैं, फॉरेन बिजनेसमैन हैं, वो कम पैसे में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडियन बिजनेसमैन और इंडियन ट्रेडर्स को क्या होगा कि इनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इनका भी कंपटीशन बढ़ जाता है और इनको फिर चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ती, क्योंकि देखिए जैसे आप मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं, आपके क्लास में आप देखते हो कि 2-3 बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों में से, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स की भी हम बात करते हैं कि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, और आपसे अच्छे 2 लोग और हैं, स्पोर्ट्स में हैं, पढ़ाई में हैं, तो अगर आपका मन इसी में लगता है तो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल ऑल्सो ट्राई टू कम्पीट विद देम, कि हम भी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम जो है अच्छे नंबर ला सकें, इम्प्रूव कर सकें, क्लास में टॉप पे नंबर हम ला सकें, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं उनको लगेगा हाँ हमको भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, ताकि अपनी क्लास को मैं रिप्रेजेंट करूँ, ताकि मैं जो 2 बच्चे और रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे आगे जा सकूँ, ठीक है। ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप देखोगे कि जब ये चीज़ होती है तो इसी तरीके से क्या होता है कि इंडिया में भी ट्रेडर्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि उनको जब कंपटीशन देखने को मिलेगा तो वो लोग भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि आप अपनी क्लास में खुद को इम्प्रूव करते हो। तो सिमिलर लाइंस पर देखोगे कि जब फॉरेन ट्रेड आता है तो इंडियन बिजनेसमैन को भी इसी तरीके से इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनको भी और ज़्यादा वैरायटी देनी पड़ेगी, कंज्यूमर्स को और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस में सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक। फिर आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक दिया है ट्रेड बैरियर, जैसे इसी में दिया है चीज़ें ट्रेड बैरियर। तो ट्रेड बैरियर की जब हम बात करते हैं, ट्रेड बैरियर का मतलब होता है कि जब इम्पोर्ट होता है, मान लीजिए आपका चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है टॉयज़, और इंडियन टॉयज़ मेकर के क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है कि वो उस प्राइस पर कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, वो 1000 रुपीज़ का ही टॉयज़ बेच पा रहे हैं, 200 का नहीं बेच पा रहे, जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। तो क्या करेगी कि वो लोग गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, और गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट विल अप्लाई टैक्स, कि इम्पोर्ट जो भी करेंगे उस पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए इम्पोर्ट किया, ठीक है, पहले 100 का इम्पोर्ट करे थे तो आपका 10% लगता था, तो आपका 110 रुपये की सामान आपका इंडिया में आ रहा है, अब उसको वो बेच सकता है 200 पे, ठीक है, तो वो 90 का प्रॉफिट कमा रहा है। अब क्या किया गवर्नमेंट ने कि मान लीजिए 100 रुपये का सामान है तो 100% उस पर लगा दिया, तो ये 200 का हो जाएगा, अब उसको दाम बढ़ा के बेचना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो इम्पोर्ट होता है, जो सामान आता है उस पर टैक्स लगा देते हैं, ताकि जो इंडियन मेकर्स हैं उनके लिए कंपटीशन इक्वल हो जाए। तो इसको उनके लिए इक्वल करने के लिए गवर्नमेंट करती है, बट दूसरी कंपनीज जो बाहर की कंट्रीज़ की कंपनीज होंगी उनके लिए इसे बोलेंगे ट्रेड बैरियर, क्योंकि ये एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा। पहले वो कंपनीज एक्सपोर्ट के थ्रू, इंडिया में इंपोर्ट के थ्रू, मतलब अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रही हैं, और इंडिया में जो उनका सामान इंपोर्ट कर रहे हैं उनके थ्रू वो कंपनीज चाइना से इंडिया सामान लाती थी और कम प्राइस पर बेचती थी, क्योंकि टैक्स परसेंटेज कम था। अब क्या है कि टैक्स परसेंटेज ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है सामान का प्राइस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप अगर समझो, हार्ले डेविडसन बाइक्स, ठीक है, हार्ले डेविडसन बाइक्स आपको पता है, तो इन बाइक्स पर क्या था कि इन बाइक्स पर 100% 200% टैक्स लगता था जब इंडिया आती थी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बाइक वहाँ पर 3 लाख की है, ठीक है, तो वो इंडिया आते आते 7-8 लाख की हार्ले डेविडसन हो जाती थी, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे कि इनका जो मार्केट था बिजनेस, ये इनका बिजनेस इस वजह से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 3 लाख की कैटेगरी वाले लोग हैं वो अब 8 लाख की कैटेगरी में तो पैसा तुरंत इन्वेस्ट करेंगे नहीं, है ना, बाइक खरीदेंगे नहीं। और 3 लाख की कैटेगरी के मान लीजिए 10 लोग अगर बाइक खरीदने वाले हैं, कि 10 लोग अगर 3 लाख की बाइक खरीदते हैं, है ना, तो आपको पता है 7-8 के लाख में तो सिर्फ 1-2 ही लोग होंगे, तो क्या हुआ, इनका 8-9 लोगों का लॉस हो गया ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ट्रेड बैरियर, कि ट्रेड में ये बैरियर कर रहा है, ट्रेड में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ताकि प्रॉपरली ट्रेड
नहीं हो पा रहा है, उनको प्राइस कम्पीट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको स्टोरी बताई, ये पूरा इसी में स्टोरी है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एलपीजी में क्या क्या चीज़ें हुई। फिर जब गवर्नमेंट ने 1991 में चीज़ें करी, तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने यही सारे बैरियर्स को हटा दिया था कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम आपको जो है इंडियन बिजनेसमैन को, इंडियन ट्रेडर्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लिबरलाइज कर रहे हैं, आपको भी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि आप कब तक उनको जो है आप उनको प्रोटेक्ट करोगे? अगर मान लीजिए आप उनको लगातार प्रोटेक्ट करो तो ना प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन हो रहा है, ना ही उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही। जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट में इनोवेशन भी आएगा और क्वालिटी भी बढ़ेगी। इसका एग्जाम्पल जैसे आप एक समझिए कि सोसाइटी में आपके मान लीजिए एक स्टेशनरी की दुकान ओपन हुई। ठीक है, वो बेसिक सामान रखते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, आपका शार्पनर, सारी चीज़ें रखते हैं। अब उसी जगह पर क्या हुआ कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक और स्टेशनरी की शॉप ओपन होती है उसी के पास में, और वो क्या करते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो खिलौने भी रखते हैं, वो आपके फिगर बेस्ड आपकी इरेजर्स भी रखते हैं, बच्चों के लिए फ्रैग्रेंस वाली इरेजर्स रखते हैं। ठीक है, इस तरीके की कई सारी चीज़ें रखते हैं और कम प्राइस की होती है, जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है कि बच्चे क्या करेंगे, फिर बच्चे दूसरी शॉप से सामान लेना पसंद करेंगे क्योंकि उनके पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है उसी अमाउंट में। तो दूसरी जो पहली वाली शॉप थी स्टेशनरी की, तो फिर उसको भी अपना कंपटीशन बढ़ाने के लिए, चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए सिमिलर लेवल पे इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो सेम आपको देखने को मिलेगा ट्रेड में भी। ठीक है, नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड की बात कर लेते हैं, WTO। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये ट्रेड, फॉरेन ट्रेड और इन चीज़ों को कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडो कह रहा हूँ, ट्रेडो कोई वर्ड नहीं है, ट्रेड्स, जो ट्रेड होता है, ट्रेड्स बिटवीन कंट्रीज़, तो उसको रेगुलेट करती है, उसके लिए लॉज एंड रेगुलेशंस बनाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऑब्जर्व करती है कि कोई कंट्री जो है अनफेयर मीन्स का यूज़ तो नहीं कर रही है अपने कंट्री में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। और 1991 में WTO ने की सजेशन पर ही इंडिया को लिबरलाइज और किया गया था, LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसका पर्पज़ क्या है WTO का? इसका पर्पज़ है दुनिया में जो ट्रेड होता है उसको लिबरलाइज करना, ताकि कोई कंट्री रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, फ्रीली चीज़ें होती रहे। अब अगर आप अपने प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए उनको टैक्स रिफॉर्म्स देते रहोगे तो इससे क्या होगा? ठीक है, आप दोगे तो आपका इकोनॉमी का एक तो पैसा लगेगा, साथ ही साथ नया इनोवेशन नहीं होगा। तो WTO क्या करता है कि कंट्रीज़ को सजेस्ट करता है कि आप लिबरलाइज करिए, ताकि कंपटीशन के बेसिस पर लोग अपने आप को इम्प्रूव करें। जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लास में आप किसी बच्चे को डांट के पढ़ाओ और इनफैक्ट उस बच्चे से कहो कि ठीक है, जो बच्चा बेटर परफॉर्म करेगा क्लास में, उसको एग्जाम्स के पहले आपके प्रैक्टिकल्स में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो एक इंसेंटिव मिलता है, तो बच्चे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन कि आप बच्चे को पनिशमेंट दो, है ना, या फिर डांटो या बेइज्जती करो। ये सारी चीज़ों से बेटर है कि आप इंसेंटिवाइज करो। तो WTO क्या करता है, ट्रेड के लिए इंसेंटिवाइज करता है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको डेवलप कंट्री से ट्रेड मिलेगा, सारी चीज़ें ये आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, फिर जैसे यहाँ पर एक बात लिखी है, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि इंडिया को, जैसे आप देखते हो कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। इंडिया में क्या होता है कि जो यहाँ पर ट्रेड है, तो इंडिया में जो ट्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो यहाँ पर इंडियन फार्मर्स को आप कई सारी सब्सिडीज़ मिलती हैं, MSP मिलता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। गवर्नमेंट आए दिन उनके लोन को माफ़ कर देती है, तो उससे उनको बेनिफिट होता है। WTO क्या करता है कि इन चीज़ों के अगेंस्ट है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। क्यों? कि आप प्राइवेट जो आपका कमर्शियल चल रहा है, चीज़ें ट्रेड चल रहा है, वो मार्केट के बेस पर रहने दीजिए, आप अपनी तरफ से हेल्प मत करिए। लेकिन अगर आप देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि US, वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो क्या करती है कि वो इतने उन लोगों को सब्सिडी देती है या फिर उनको इतने ज़्यादा पैसे लोन पे प्रोवाइड करती है कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो गई है, कि गवर्नमेंट ने उन लोगों को पूरा मशीनरी के लिए, ट्रैक्टर के लिए, ज़मीनों के लिए, हाई क्वालिटी वैरायटी सीड्स के लिए, इन सब के लिए खूब पैसा दिया है, जिससे वहाँ की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गई है। तो आप देखो कि WTO इस तरीके की गलत चीज़ें कर रहा है ना, कि US में अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर दिखा रहे हैं कि वहाँ पर कम फार्मर्स है तो इसलिए दिया जा रहा है, इंडिया में ज़्यादा फार्मर्स है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी कि इनको क्या बोलेंगे, बायसनेस, कहीं ना कहीं आपको बायसनेस देखने को मिलती है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं, जो ईस्टर्न वर्ल्ड में हो रही हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, मतलब रशिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहाँ पर वो चीज़ें गलत है। ठीक है,
तो अगर आप वहाँ पर कंट्री प्रोवाइड कर सकती है पैसा, तो वाई नॉट इन इंडिया। तो सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि इस तरीके के भी इश्यूज चलते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब इस पार्ट में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखते हैं कि इंडिया में क्या हुआ है। तो पहली बात तो आप देखोगे कि जो इम्पैक्ट होता है सबसे पहले प्रोड्यूसर्स पे आता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। उनको भी पता है कि अभी तक तो भाई मार्केट में सिर्फ हम ए और बी प्रोडक्ट दो लोग प्रोडक्ट बेच रहे थे। अब यहाँ पर सी डी ई एफ जी एच पता नहीं कितने लोग आ गए हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो हमको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल करने के लिए बेटर होना पड़ेगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। या तो फिर हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे या तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा से चॉइस आ जाती है। अब मान लीजिए आपके पास ऑप्शन हो कि सिर्फ आप सैमसंग का फ़ोन खरीद सकते हो, ठीक। तो ये तो ऑप्शन नहीं है ना। अगर किसी को ओप्पो का लेना है, किसी को वीवो का लेना है, किसी को आईफोन लेना है, तो उनके सजेशन, उनके चॉइसेस का क्या। तो आप देखोगे कि कंपटीशन बढ़ता है तो कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस भी बढ़ जाती हैं। जैसे कि क्लोथिंग ब्रांड्स में भी आप देखो, कोई ज़ारा पहनता है, कोई H&M, कोई जॉकी, है ना, कोई आपका जो है लोकल ब्रांड पहनता है। तो इस सब तरीके के ब्रांड अवेलेबल है फॉर एवरीवन। तो कंपटीशन की वजह से ही अवेलेबल है। और सब में आप देखते हो कोई ना कोई नई डिज़ाइंस, चीज़ें इंप्रूवमेंट होता रहता है कि हमारे कपड़े में ये टेक्नोलॉजी है, एंटी फंगल टेक्नोलॉजी है ना, एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है, स्वेट विकिंग टेक्नोलॉजी है, जो भी सारी चीज़ें वो लाते रहते हैं टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, ठीक। सबसे पहले आप देखोगे कि जो इंडिया में इम्पैक्ट हुआ है कि एमएनसीज ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, ठीक है। एमएनसीज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में आपको स्किल्ड पीपल मिल जाएंगे जो प्रॉपरली इंग्लिश में बात कर सकते हैं, चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे आप देखते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूसेज है ना। कई लोग बोलते हैं कि, देखिए एक बात इसको आप और समझिए, कई बच्चों का कहना होता है कि सर हम इंग्लिश क्यों बात करें, इंग्लिश में वाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश, आप हिंदी आपको कोई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, बट इंग्लिश आपको एक देखना है कि एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है लोगों को कनेक्ट करने के लिए। तो दैट इज़ वाई इफ़ वी वांट टू बी ग्लोबलाइज्ड, अगर हमको चीज़ें करनी है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। हमें अपनी कंट्री, अपनी नेशनल लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को नहीं भूलना है कि आप हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, अवधी बोलते हो, जो कोई भी बोलते हो, दैट इज़ योर मदर टंग, आप उसको नहीं बोलोगे। बट आपको ये चीज़ एडिशनल करनी होती है ताकि आप लाइफ में और इम्प्रूव कर सको। तो आई होप उन बच्चों को भी ये आंसर समझ में आएगा कि इंग्लिश का पर्पज़ ये है कि आप अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए भी चीज़ें कर सको, ठीक। तो एमएनसीज यहाँ पर इसीलिए आती है क्योंकि आप देखते हो कि अमेज़ॉन में, गूगल में लोगों को हायर किया जाता है, ठीक है। मेटा में, फेसबुक में आपके कई सारे लोगों को हायर करते हैं। तो लोगों के पास एक बात करने का तरीका होगा, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और साथ ही साथ दे हैव गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब इनके पास स्किल्स है, लैंग्वेज पे कमांड है, तो वो चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। और आप देखते हो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बट वो बड़े होकर सीखते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनके भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपैंड होती हैं। बस यही कहने का मतलब है कि आप अपना ट्रेड अच्छा कर पाओगे, आप अपने कॉम्पिटिशन्स को जल्दी फेस कर पाओगे। तो इसीलिए ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, अपनी इंग्लिश बेटर करिए ताकि आप लाइफ में और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब कर सको, ठीक है। देन फिर आप देखते हो कि सेकंड क्या है कि टॉप इंडियन कंपनीज जो हैं उनको भी बेनिफिट मिला है इंक्रीज्ड कंपटीशन से। कैसे? क्योंकि उनको जब कंपटीशन, जैसे मान लीजिए टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनको पता है कि दूसरी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं और वो बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, तो हमको भी अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है, हमें भी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है ताकि हम अपने स्टैंडर्ड को रेज कर सकें, है ना। और साथ ही साथ उन फॉरेन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकें, नई टेक्नोलॉजी के लिए वर्क कर सकें। अब आप देखते हो कि जैसे जियो हॉटस्टार है, ठीक है, इसने हॉटस्टार को खरीद लिया है प्लेटफॉर्म पे, आपका देख सकते हो OTT प्लेटफॉर्म हो गया। इस तरीके से आप देखते हो कि ये AI के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं चीज़ें। तो ये सब क्यों? क्योंकि जो नई कंपनीज़ हैं, जो MNCs हैं, नई कंपनीज नहीं MNCs हैं, वो हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इन कंपनीज़ को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपडेटेड रहे प्रेजेंट ट्रेंड्स के साथ, ठीक। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपका दिया है कि इंडिया में भी मल्टीनेशनल कंपनीज कई सारी हैं, बिल्कुल सही बात है। टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, रैनबैक्सी हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, है ना, सुंदरम फास्टनर्स हो गया। ये सारी कंपनीज भी जो है आपकी वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक। देन फिर आप देखोगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने क्या किया, कंपनीज़ को IT सर्विसेज में मैक्सिमम जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं
वो आईटी सर्विसेज में आई हैं, और वो भी कैसे आई हैं कि आप जो है रिमोट प्लेस पर बैठकर काम कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर लंदन की मैगजीन में, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देखोगे कि लंदन की मैगजीन में अगर आपको काम मिला है, ठीक है, अगर मान लीजिए लंदन की मैगजीन में आपको काम मिला है कि आपको काम करना है, आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लंदन में ही अवेलेबल हो। आप इंडिया में रहकर यहाँ के इंटरनेट को यूज़ करके डेटा अपलोड कर सकते हो, वहाँ तक चीज़ें पहुँचा सकते हो, है ना। डेट शीट्स आपकी हो गई, आपकी एक्सेल शीट्स हो गई, जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ घर बैठे काम कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन से, टेक्नोलॉजी के यूज़ से और ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, है ना। जैसे अगर आप मान लीजिए अभी कोविड का टाइम था, तो आप सबने देखा कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प करी। मान लीजिए कई लोग जो है जर्मनी में थे और वो इंडिया आ गए थे, तो कोविड के बाद मान लीजिए रिस्ट्रिक्शंस में जा नहीं पाए, तो उनकी कंपनीज़ ने क्या किया, उनसे कनेक्ट किया रिमोट बेसिस पर कि आप इंटरनेट के थ्रू वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल करवा के चीज़ें हमको अवेलेबल करवाइए, ताकि कंपनी का काम चलता रहे, चीज़ें चलती रहे, फंक्शनिंग में रहे। सिमिलर लेवल पे आप देखोगे तो स्कूल में भी आपके ये चीज़ें होती थी कि आप स्कूल का काम जो है इंटरनेट पर प्रोवाइड करते थे टीचर्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर जैसे यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, आप देखोगे कि राइजिंग कंपटीशन, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश। तो इससे स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉब्लम होती है कि ग्लोबलाइजेशन में, क्यों? क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास क्या होता है कि वो एक छोटे से दुकान पे काम कर रहे हैं, छोटे से लेवल पे काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि उनके पास ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे बड़ी कंपनी से। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका अगर आप देखो, तो आप देखो जैसे इस समय जेप्टो आ गया है ना, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके घर पे सामान पहुंचाते हैं, ठीक है, ये घर पे आपके सामान पहुंचा जा रहे हैं, और प्राइस भी कम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू आपका जो लोकल शॉपकीपर होता है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि लोकल शॉपकीपर के पास वो एक दुकान है, उसको उसका रेंट भी देना है, उसने 2 आदमी रखे हैं, उनका पेमेंट भी देनी है, ठीक है, वो सामान मंगाया है उसने, उसका रेंट, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी देगा, ठीक। तो उन सब की कॉस्ट ऐड करके मान लीजिए ये क्या कहते हैं, कोई आपका आटा का ब्रांड है, वो आपका प्रिंट रेट 500 है, तो आपका शॉपकीपर 480 पे दे देता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप ब्लिंकिट पे जाओ, तो ब्लिंकिट पे आपको 400 की मिल जाएगी, आपको 380 की भी मिल जाएगी। तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको एक बात समझनी है कि जो ये बड़े ब्रांड्स होते हैं, इनके पास गोडाउन्स होते हैं, इनके पास गोदाम होते हैं। यहाँ पर इनको कोई एक फिक्स जगह पर चीज़ें नहीं रखनी है, इनके पास खुद का इतना इन्वेस्टमेंट है कि ये सारी चीज़ें कॉस्ट कम कर सकते हैं, ठीक है, बल्क में इनके पास सामान आता है, तो ओवरऑल कॉस्ट इनकी इसीलिए कम आती है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स या तो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, या फिर कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे वो लॉस में जाते हैं। तो हमको ये चीज़ समझना है कि इसका एक नुकसान ये भी है। फिर कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट मतलब, अब आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई काम ऐसा है जो आपको पहले परमानेंट बेसिस पर मिलता था, अब क्या है कि कंपनी के पास ये है कि अगर उसने कम पैसे में चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी बड़ी कंपनी को, एमएनसी को, तो वो एमएनसी ऑर्डर किसी और को दे देगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखोगे कपड़े वाला दिया है, एक गारमेंट वर्कर की बात करी गई है कि सुशीला जो है एक गारमेंट वर्कर थी दिल्ली में, ठीक है, बट क्या हुआ कि कुछ सालों बाद वो चीज़, उनकी परमानेंट जॉब चली गई, परमानेंट की जगह वो क्या कहते हैं टेम्प्रेरी वर्कर हो गई। अब वहाँ पर क्या है, उनको जैसे पहले सैलरी मिलती थी वो सैलरी नहीं मिलती है, जो फैसिलिटीज़ मिलती थी वो अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अब कंपनी को अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो कॉस्ट कम करने के लिए वो परमानेंट बेसिस पर लोगों को हायर नहीं करेगी। तो इससे क्या आएगा? अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। जब परमानेंट लोग नहीं रहेंगे, टेम्प्रेरी बेसिस पर रहेंगे, तो पीपल माइट बी फायर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उनको जॉब से हटाया जा सकता है किसी भी टाइम। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कंपटीशन का पर्पज़ आप ये देख सकते हो कि भाई सबको पता है अगर परमानेंट वर्कर नहीं है तो ठीक है, इनको मान लीजिए जॉब चाहिए, बट इनको पैसे कम लगते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई और इनकी जगह ले लेगा। तो इस तरीके से आपका देखते हो कंपटीशन भी बढ़ जाता है और अनसर्टेनिटी भी आपकी एम्प्लॉयमेंट में होती है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो इस तरीके की चीज़ें कॉमन हो गई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है ना। क्योंकि लोगों को पता है कि अगर भाई हम कम दाम पे कम प्राइस पे चीज़ें अवेलेबल नहीं करवाएंगे, तो जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो कंपनी है, वो यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चली जाएगी, जिससे हमारा ही लॉस होगा, है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए वो अपने कॉस्ट को कम करने के लिए लोगों को टेम्प्रेरी बेसिस पर हायर करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट को कम कर देते हैं, कम लोगों को रखते हैं, 20 की जगह 10 रखेंगे, है ना, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं देंगे और इससे लोगों में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। ठीक, फिर अब आते हैं लास्ट टॉपिक, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होगा? स्ट्रगल। अब आप देखिए, इसका सेंस ये हो गया
कि भाई ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, चीज़ें आपने देखी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? लोगों को कंपटीशन बढ़ रहा है, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है ना, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, इस तरीके की चीज़ें। तो हमको ग्लोबलाइजेशन को क्या करना है कि ग्लोबलाइजेशन को हम फेयर कैसे बना सकते हैं, सही कैसे कर सकते हैं, जिससे लोगों का बेनिफिट हो और सिर्फ बेनिफिट एमएनसीज का ना हो या फिर बड़ी कंपनीज का ना हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, इसमें गवर्नमेंट एक मेजर रोल प्ले करती है। कैसे? गवर्नमेंट रोल प्ले ऐसे करेगी कि गवर्नमेंट जैसे लेबर लॉज है, लेबर लॉज को प्रॉपरली इंश्योर करेगी कि लेबर लॉज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब लेबर लॉज में क्या है? लेबर लॉज में आप देखते हो कि लोगों को प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, कि मिनिमम वेज मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपको 500 रुपये पर डे का देना है, तो कोई भी कंपनी 500 से कम ना दे, 525 दे दे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ज़्यादा दे सकती है बट 490 नहीं दे सकती है ना। तो गवर्नमेंट को लेबर लॉज इंश्योर करने, ताकि जो बेनिफिट है वो कंपनीज, बड़ी कंपनीज को तो मिलता ही है, बट जो छोटे लेवल पर एम्प्लॉयज़ हैं, छोटे लेवल पर कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी बेनिफिट मिले ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो आप देखो कि गवर्नमेंट इस तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकती है। फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर सकती है, कुछ ट्रेड बैरियर्स ऐसे सेट करके कि जैसे मान लीजिए कि चाइना से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर कुछ फॉर्म ऑफ ट्रेड बैरियर लगा दे। अब ऐसा भी ना लगाए कि एकदम ट्रेड में जो है रिस्ट्रिक्शंस हो जाए, कुछ फॉर्म ऑफ ट्रेड बैरियर लगे ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको कुछ हेल्प मिल पाए। मान लीजिए इंडिया में टॉय बन रहा है 300 रुपये का, चाइना से आ रहा है 150 रुपये का, ठीक है, मान लीजिए 150 का आ रहा है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि इसके 150 का बराबर एटलीस्ट 250 पे तो ले आए, ताकि एक कम्पीट कर सके यहाँ के लोग। तो इस टाइप का ट्रेड बैरियर लगा सकती है। अब वो किस तरीके से पॉलिसी डिसाइड करनी, दैट इज़ अप टू गवर्नमेंट, क्योंकि आप देखो जब पॉलिसी लगा दोगे ना तो उससे अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट देखेगी, है ना। तो इसीलिए हमको WTO ने जो बताया उसमें उसके साथ तो अलाइन करना है, साथ ही साथ अपने लोगों के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए, है ना, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ तो अपना डेवलप है, उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस है, कैपिटल है, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या प्रॉब्लम है कि उनको तो इस पर बोला जाता है कि आपको ये फॉलो करना है WTO के रूल्स, और उनको अपनी इकॉनमी भी ग्रो करनी है, तो गवर्नमेंट्स को इसी तरीके से एक बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखोगे, तो इन सब तरीके से, है ना, फिर लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ बेनिफिशियल ले, ठीक है, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करे, कॉस्ट इफेक्टिव बनाए चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुँचाने में गवर्नमेंट हेल्प करे, है ना, कि गवर्नमेंट लेबॉरेटरी जैसे आप देखते हो कि कई सारी चीज़ें अब जो सेटअप हो रही हैं, तो इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ यही है कि आने वाले टाइम में चीज़ें इम्प्रूव हो लोअर लेवल से, है ना। जैसे आप सब अच्छा पढ़ रहे हो, आप सब अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, जॉब करोगे, तो इससे क्या होगा कि कंट्री की इकॉनमी ही बढ़ेगी। तो इन सब तरीके से आप देखते हो कि हर किसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ग्लोबलाइजेशन में, हर किसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इकॉनमी को अच्छा करने में, इम्प्रूव करने में। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर क्या कर सकती है? फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एक लिमिटेड लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर होना चाहिए, कि गवर्नमेंट चाहती है कि सबका प्रमोशन हो। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देखते हो, तो यही सब आपका जो है कि ग्लोबलाइजेशन में आपके बेनिफिट्स भी हैं, आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि बेनिफिट जो है वो सिर्फ बड़ी टॉप कंपनीज को ना मिले, बल्कि जो छोटे लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे लेवल के इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं, उनको भी मिले। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है ना। जैसे अगर मान लीजिए क्लास में हम लोग कोई काम करें तो उसका अगर सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसा ना हो कि जो बच्चा टॉप पे रहता है उसको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएँ और जो बच्चे बॉटम पे रहते हैं उनको कम नंबर दिए जाएँ। अगर सबने पार्टिसिपेट किया है, सबने क्या कहते हैं अपना हार्डवर्क दिया है, तो एवरीबडी शुड बी बेनिफिटेड। तो सिमिलर इज़ द केस विद ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। काइंडली लाइक कर दिया करिए वीडियो, कमेंट कर दिया करिए, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि प्रमोट हो जाते हैं वीडियोस। एंड आपके अगर दूसरे स्कूल में फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी काइंडली डू शेयर। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन नेक्स्ट।